नमस्कार। आज हम लॉ का एक बहुत ही जरूरी टॉपिक समझने वाले हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यानी एक कानूनी समझौता करने के लिए कौन कॉम्पिटेंट है या कौन नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम कॉन्ट्रैक्ट की नींव से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट कौन है, और हाँ, माइनर्स यानी नाबालिगों से जुड़े जो खास नियम हैं, उन्हें भी डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 10 साफ-साफ कहता है कि कोई भी अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब उसमें शामिल पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हों। ये एक बहुत ही जरूरी शर्त है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का आखिर मतलब क्या है? कानून इसको कैसे डिफाइन करता है? इसका जवाब हमें ठीक अगले सेक्शन में मिलता है। इसका जवाब हमें मिलता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 11 में। ये सेक्शन हमें 3 शर्तें बताता है जो किसी भी इंसान को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट बनाती हैं। तो देखिए, सेक्शन 11 कहता है कि हर वो इंसान कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है जो बेसिकली 3 कंडीशंस पूरी करता हो। ये एक 3 पॉइंट चेकलिस्ट जैसा है। चलिए इन तीनों कंडीशंस को एक-एक करके समझते हैं। तो ये हैं वो 3 चेक पॉइंट्स: एज ऑफ मेजॉरिटी, साउंड माइंड और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि तीनों की तीनों कंडीशंस एक साथ पूरी होनी चाहिए। एक भी मिस हुई तो वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट के लिए इनकम्पिटेंट माना जाएगा। अच्छा, अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी पर, जहां से एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। माइनर्स यानी नाबालिग। भारत में, जैसा कि हम सब जानते हैं, 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति माइनर होता है। तो यहाँ एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल खड़ा होता है कि अगर कोई माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर ले तो उस कॉन्ट्रैक्ट का लीगल स्टेटस क्या होगा? क्या वो वैलिड होगा, इनवैलिड होगा, क्या होगा? और इसका जवाब कानून में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। माइनर के साथ किया गया कोई भी अग्रीमेंट शुरू से ही वॉइड होता है। इसे हम कहते हैं वॉइड एब इनिशियो। इसका मतलब है वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ऐसा समझिए कि कानून की नज़रों में वो कॉन्ट्रैक्ट कभी बना ही नहीं था। और इस प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश किया एक लैंडमार्क केस ने, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। ये केस आपको जरूर याद रखना है। तो हुआ क्या था इस केस में? एक माइनर था, धर्मोदास घोष। उसने अपनी प्रॉपर्टी एक मनी लेंडर के पास गिरवी रखी 20,000 रुपए के लिए और 8,000 का एडवांस ले लिया। जब माइनर ने पैसे नहीं लौटाए तो मनी लेंडर कोर्ट चला गया। लेकिन प्रिवी काउंसिल ने एक हिस्टोरिकल जजमेंट दिया। उन्होंने कहा कि ये एग्रीमेंट तो शुरू से ही वॉइड है, यानी वॉइड एब इनिशियो। इसलिए मनी लेंडर 1 रुपया भी रिकवर नहीं कर पाया। तो जनरल रूल तो क्लियर है कि माइनर का एग्रीमेंट वॉइड होता है, लेकिन कानून में हमेशा कुछ स्पेशल रूल्स और एक्सेप्शंस होते हैं, और यहाँ पर ये सारे रूल्स माइनर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। चलिए इनको देखते हैं। यहाँ 2 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं। पहला है रैटिफिकेशन। इसका मतलब है, क्या एक माइनर 18 साल का होने के बाद अपने पुराने वॉइड अग्रीमेंट को हाँ मैं इसे मानता हूं कहकर वैलिड बना सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। जो चीज शुरू से ही वॉइड है वो बाद में वैलिड नहीं हो सकती। लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट है बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ माइनर के फायदे के लिए है, जिसमें उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है, तो वो वैलिड हो सकता है, जैसे कि कोई माइनर को गिफ्ट दे रहा है। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन सोचिए। क्या हो अगर एक माइनर झूठ बोले कि वो मेजर है और कॉन्ट्रैक्ट कर ले? यहाँ पर एक लीगल प्रिंसिपल सामने आता है जिसे कहते हैं रूल ऑफ इस्टॉपल। इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपनी ही कही हुई बात से मुकर नहीं सकते। तो क्या ये रूल माइनर पर अप्लाई होगा? कानून कहता है नहीं। द रूल ऑफ इस्टॉपल डज नॉट अप्लाई टू अ माइनर। ये माइनर के लिए एक शील्ड की तरह काम करता है। भले ही उसने झूठ बोला हो, वो फिर भी कोर्ट में ये कह सकता है कि मैं तो माइनर था और कॉन्ट्रैक्ट से बच सकता है। लेकिन अब सोचिए, अगर कोई माइनर को जरूरी चीजें सप्लाई करता है, जैसे खाना, कपड़े या पढ़ाई का खर्चा, तो क्या उसको भी पैसे नहीं मिलेंगे? इसके लिए कानून में एक प्रोविजन है, सेक्शन 68, जो नेसेसरीज की बात करता है। नेसेसरीज मतलब वो चीजें जो उसकी लाइफ के स्टेटस के हिसाब से जरूरी हैं। और ये पॉइंट एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब नेसेसरीज की बात आती है, तब भी माइनर पर्सनली लायबल नहीं होता। उसकी पर्सनल लायबिलिटी है 0।
हाँ, अगर माइनर के नाम पर कोई प्रॉपर्टी या एस्टेट है तो सप्लायर उस प्रॉपर्टी से अपने पैसे रिकवर कर सकता है, लेकिन माइनर की जेब से 1 रुपया नहीं लिया जा सकता। तो माइनर की बात तो हो गई। अब सेक्शन 11 में जो 2 और कैटेगरीज हैं, अनसाउंड माइंड और डिस्क्वालिफाइड पर्सन्स, उनको भी जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड वो होता है जो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त उसके नेचर और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझने की हालत में न हो, लेकिन ये हमेशा परमानेंट नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति आमतौर पर अनसाउंड माइंड का है लेकिन कभी कभी ठीक हो जाता है, जिसे ल्यूसिड इंटरवल कहते हैं, तो उस ठीक वाले टाइम में वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और इसका उल्टा भी सही है। और आखिरी कैटेगरी है डिस्क्वालिफाइड पर्सन्स की। यहाँ कानून ही कुछ लोगों को उनके स्टेटस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट करने से रोक देता है, जैसे युद्ध के दौरान एलियन एनिमीज, जेल में बंद कॉन्विक्ट्स, या जो लोग इनसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुके हैं। चलिए, तो अनेक क्विक समरी लेते हैं। जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसकी की टेकअवेज क्या हैं? ये पॉइंट्स आपको बिल्कुल याद रखने हैं। सेक्शन 10 और 11 कॉम्पिटेंस की बात करते हैं। माइनर का एग्रीमेंट हमेशा वॉइड एब इनिशियो होता है। लैंडमार्क केस है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मादोष घोष। माइनर के ऊपर इस्टॉपल या रैटिफिकेशन अप्लाई नहीं होता। और हाँ, नेसेसरीज के लिए माइनर की प्रॉपर्टी लायबल है, पर वो पर्सनली लायबल नहीं है। बस इतना याद रखना है। अब इन सेक्शंस को याद कैसे रखें? एक सिंपल सी मेमोरी ट्रिक है। सेक्शन 10 के लिए सोचिए 10 एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 11 कॉन्ट्रैक्ट के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए, यानी 1+1, तो सेक्शन 11। और सेक्शन 68 के लिए सोचिए 6(8), जैसे माइनर ने नेसेसरीज 8 कर ली यानी खा ली, तो उसकी प्रॉपर्टी से पे करना पड़ेगा। सिंपल। तो चलिए, अब आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट। ये सिचुएशन पढ़िए। एक माइनर झूठ बोलकर पैसे उधार लेता है। क्या बी यानी जो पैसे देता है वो माइनर से कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर पैसे रिकवर कर सकता है? सोचिए, इसका जवाब क्या होगा और क्यों? एस्टॉपल और वॉइड एग्रीमेंट के रूल्स को जरूर ध्यान में रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि इस टॉपिक पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।